हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम बिफोर डिस्कसिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है कुछ बेसिक टर्म्स करेंगे जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ करते हैं। सो आप अपनी कॉपी पे आज के लेक्चर में लिखेंगे सम टर्म्स यूज्ड इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बेटा, अभी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा, लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं कि कुछ टर्म्स हैं जो हमको जानना ज़रूरी हैं बिफोर डिस्कसिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो आवर टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज सम टर्म्स यूज्ड इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या क्या टर्म्स हैं ये? अब आप कॉपी पे सबसे पहले टर्म लिखेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन डेफिनेशन से पहले आप याद रख लीजिए कि दिस इंटरनल एनर्जी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल ई और कैपिटल यू। या तो हम ई से या तो हम इसको यू से डिनोट करते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी बेटा। तो डेफिनेशन में आप याद रखिए कि द टोटल एनर्जी, क्या बताएंगे आप? द टोटल एनर्जी stored within a system। क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो टोटल जितनी भी एनर्जी, कोई सिस्टम अगर कंसिडर किए हुए होंगे आप, तो उस सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी आती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब हो गया कि उस समय उस सिस्टम को उस सिस्टम के कंसिडरेशन के दौरान में कितना टेम्परेचर वहाँ पे रह रहा है, जिस सिस्टम को तुम कंसिडर होके इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो क्या डेफिनेशन बताई मैंने आपको? द टोटल एनर्जी स्टोर्ड और एसोसिएटेड भी बोल सकते हो विद इन अ सिस्टम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो बाकी मैंने आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन तो बता दी मैंने आपको कि इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ई आर यू, वो भी आप बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड इन केस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, फर्दर मोर इन इंटरनल एनर्जी आप ये कहेंगे कि इन केस ऑफ एटम्स, क्या बताएंगे आप? इन केस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दिस इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ डिफरेंट kinds of different kinds of energies associated with atoms, like that of, जैसे मान लीजिए कि ये एटम्स, किसी एटम्स को कंसिडर करने के बाद आप बताएंगे कि इसमें एनर्जीज हो सकती हैं लाइक दैट ऑफ, यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी रिप्रेजेंटेड एज ई। ई कैपिटल तो आपका इंटरनल एनर्जी है, स्मॉल ई जो बॉटम पे डाल दिया ये इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया। मान लीजिए कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है। मान लीजिए आप बताएंगे यहाँ पे कि सर इसकी न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। मान लीजिए आप बताएंगे यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको बताते जाएंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे उसको ई और बॉटम पे के लिखेंगे। और काइनेटिक एनर्जी में आपने याद रखना है कि इट इज़ आल्सो द सम ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी, ओके। तो प्लस आप रोटेशनल एनर्जी, इसी तरह से मतलब जितने भी किस्म के एटसेट्रा जितने भी किस्म की एनर्जीज जो हैं वो एसोसिएट होंगी एटम्स के साथ, तो उनका सम्मेशन करके जो टोटल आएगा हमारे पास, वो आएगी फाइनल इंटरनल एनर्जी आपके पास, ठीक है। उसकी को आप बताओगे इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उसके अंदर यानी बेटा आपने ये याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी का मतलब हो गया कि कोई भी सिस्टम अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसमें जितनी भी किस्म की एनर्जीज आती हैं, उन सारी एनर्जीज का जब हम सम्मेशन करते हैं तो जितना हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं टोटल में, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, शॉर्टली अगर हम कहें तो। होप कि ये चीज़ आपकी यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको, यहाँ पर कि मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप इंटरनल एनर्जी को जैसे मैंने समेशन करके बताया था, वहाँ पे आप लिख सकते थे कि ई टोटल मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, वो जो आपने लिखा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस लिखा आपने, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस लिखा आपने काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी वगैरह वगैरह, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं सम अप। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपने याद रखना है कि ये जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जिसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। ये चीज़ आपने नेक्स्ट याद रखना है, स्टार पॉइंट डाल दीजिए यहाँ पे।
आपको मालूम है स्टार पॉइंट में कहता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। इंटरनल एनर्जी क्या है? इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। ये एक स्टेट फंक्शन है। तो आपको मालूम होगा ना कि स्टेट फंक्शन क्या है, मैंने पढ़ाया आपको पीछे। स्टेट फंक्शन का मतलब ये हो गया कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं इंटरनल एनर्जी की, वो डिपेंड करती हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ सिस्टम पे। स्टेट फंक्शन मीन्स इट्स वैल्यूज़, प्रॉपर्टी के इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। दैट मीन्स इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, जो हम शॉर्टली बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर ये स्टेट फंक्शन है, इसकी वैल्यूज़ इनिशियल फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करती हैं, तो देन हमको यहाँ पे देखने को तो मिलेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर हम इंटरनल एनर्जी को लिख रहे हैं बेटा ई से, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आपको मालूम याद रखना है कि हमने लिखना है इसको डेल्टा ई के साथ। डेल्टा मीन्स चेंज, और इंटरनल एनर्जी है तो डेल्टा ई लिखेंगे। और इंटरनल एनर्जी को ई से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए किसी सिस्टम को आप कंसिडर करके स्टार्टिंग में जो आपने उसकी इंटरनल एनर्जी क्या नोट की, रिकॉर्ड की, तो आपको E1 आ गई वैल्यू कुछ, मान लीजिए, ठीक है। जब उसमें आपने कुछ चेंजेस इम्पोज की, ठीक है, तो चेंजेस प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह आपने चेंज किया, तो उसकी इंटरनल एनर्जी बदल जाएगी। तो जो फाइनल इंटरनल एनर्जी रहेगी, लेट इट बी E2। तो आपको मालूम है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम निकालते हैं डिफरेंस इन दी इंटरनल एनर्जी इन फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी इन इनिशियल स्टेट। तो ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ये रिलेशन आपके पास आएगा। वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेल्टा ई इज इक्वल टू, आपके पास ये क्या बनेगा, E2 माइनस E1, मतलब इंटरनल एनर्जी इन फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी इन इनिशियल स्टेट। इस तरह से आपने इसका याद रखना है। तो इट मीन्स कि आपने ये जहन में रखा कि इंटरनल एनर्जी जो है ये एक स्टेट फंक्शन हुआ करती है, कि जिसकी वैल्यूज़ जो हैं वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे जो है वो डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरनल एनर्जी के बारे में लिखेंगे कि इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको पीछे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ाई। तो इंटरनल एनर्जी जो है इज, ई मीन्स इंटरनल एनर्जी, इज एन एक्सटेंसिव, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं कि याद रखिए, मैंने पिछले लेक्चर्स में एक्सटेंसिव इंटेंसिव में ये चीज़ आपको बताई थी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो क्या होती है, विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ सिस्टम, विच डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ मैटर एसोसिएटेड विद द सिस्टम। तो फिर अगर हम इंटरनल एनर्जी को देखेंगे तो ये क्वांटिटी रिलेटेड है, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इंटरनल एनर्जी में एक और बात याद रखेंगे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो ये है, लेकिन इसकी जो डिटर्मिनेशन होती है, द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस इंटरनल एनर्जी ई with its absolute accuracy, with its absolute value is not possible। इसकी absolute value जो है एक्यूरेसी के साथ हम वो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि वो आप जितनी वो इंटरनल एनर्जी बन रही हो कि हम उसको एक्चुअली बता सकें, ऐसा मुमकिन नहीं है। however this internal energy is measured by an instrument or with the help of an instrument which you have to keep in mind is known as Bohm's calorimeter। क्या कहते हैं इसको हम? Bohm's calorimeter के साथ बेटा हम इस इंटरनल एनर्जी ऑफ किसी भी सिस्टम को क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपने याद रखना है इसका यूनिट क्या है। इंटरनल एनर्जी का यूनिट जो है वो आएगा आपका जूल्स पर मोल, ऐसा यूनिट जो है वो आप याद रखेंगे, जूल्स पर मोल। जो आप सीजीएस सिस्टम इसका देखेंगे तो अर्ग्स पर मोल, क्या याद रखेंगे सीजीएस सिस्टम में, अर्ग्स पर मोल, ERGS, अर्ग्स पर मोल, ठीक है, अर्ग्स पर मोल। और ऐसा ही सिस्टम में आप याद रखेंगे कि जूल्स पर मोल इसका ऐसा यूनिट होता है। तो चलिए इंटरनल एनर्जी हमारा यहाँ पे इस तरह से क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है हमारा हीट। क्या याद रखना है आपने? हीट, ठीक है। तो या हीट से, चलिए हीट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हीट जो है आप यहाँ पे याद रखेंगे कि इंटरनल एनर्जी के बाद जो हीट का बेसिक टर्म मैं बोल रहा हूँ आपको वो याद रखना। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप बताएंगे कि हीट या हीट एनर्जी, हीट बताइए
या हीट एनर्जी बताइए, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि हीट एनर्जी को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट और हीट एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय द सिंबल क्यू, ठीक है। एंड इसकी जो डेफिनेशन है, दिस इज द मूड ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट और हीट एनर्जी? मूड ऑफ एनर्जी, ठीक है। मूड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज्ड बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, ठीक है। मूड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज यानी ट्रांसफर जो हुई होगी, एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, लेकिन कैसे? एज अ रिजल्ट ऑफ, किसके जरिए से ये हुआ होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस रहा हो, उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो हीट एनर्जी या मूड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होगा, ट्रांसफर होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, दैट इज नोन एज हीट और हीट एनर्जी एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल क्यू हियर। चलिए, ये इसकी डेफिनेशन थी बेटा, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे बताई हीट एनर्जी की डेफिनेशन। इसके बाद आप यहाँ पर ये याद रखेंगे कि टोटल हीट जो होती है, द टोटल, ये एक स्टार पॉइंट में आप लिखेंगे, द टोटल हीट जो होती है वो हमेशा अपीयर होती है बाउंड्री पे। टोटल हीट ऑलवेज अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम, एट द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम। जितनी भी हीट सिस्टम में डेवलप होती है, ठीक है, सिस्टम सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज होती है, तो वो हमेशा कहाँ पे अपीयर होती है? एट द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, ओके। और नेक्स्ट आपने याद रखना है बेटा कि अगर हम देखेंगे क्यू, दैट मीन्स हीट, क्यू इज एज अ साइन कन्वेंशन, आप ये बात कहेंगे क्यू इज डिनोटेड बाय द पॉजिटिव साइन। हम क्यू को पॉजिटिव बोल सकते हैं, क्यू इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन। लेकिन कब? इफ हीट इज, यहाँ पे हम कंडीशन बता रहे हैं, इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम क्या करे? हीट को एब्जॉर्ब करे, इसको हम पॉजिटिव से मानते हैं। हीट देन इज टेकन एज पॉजिटिव, हीट क्यू इज देन टेकन एज पॉजिटिव इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। इसको आप दूसरे लफ्जों में बोल सकते हो, इफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, वो भी पॉजिटिव ही आप मानोगे। चाहे बताओ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम या बताओ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, इट इज टेकन एज पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट आपने याद रखना है, दिस हीट इज ऑल्सो टेकन एज, इस हीट को हम नेगेटिव भी मानते हैं कभी कभी। हीट इज टेकन एज नेगेटिव, कभी क्या, कभी ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती। तो कब ही इट इज टेकन एज नेगेटिव का मतलब हो गया कि इफ द सिस्टम, कि जब सिस्टम हमारा क्या करेगा, इफ द सिस्टम रिलीजेस हीट। पहले हमने बताया इफ द हीट इज एब्जॉर्ब्ड, अब हम बता रहे हैं कि क्यू जो है ये नेगेटिव होता है इफ हीट इज गिवन अप, if heat is given by the system। अगर सिस्टम रिलीज करे, दे क्या, हीट एनर्जी गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। और कहाँ से कहाँ जाए हीट एनर्जी? सिस्टम से सराउंडिंग में, सिस्टम टू द सराउंडिंग, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे बेटा नेगेटिव साइन से हम उसको डिनोट करेंगे। मीन्स हीट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो पॉजिटिव हीट का मतलब हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम और हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। क्या इज नेगेटिव मतलब? इफ हीट इज गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, अगर सिस्टम से ही हीट जो है वो रिलीज हो जाए सराउंडिंग की तरफ, उसको हम नेगेटिव से समझते हैं। अगर हम इसके यूनिट की बात करें बेटा, हीट या हीट एनर्जी का जो यूनिट है वो आप याद रखेंगे कि इट्स यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, सिंपली, ठीक है। तो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरी और जूल्स। इसको भी हम कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ कैलोरी या फिर जूल्स। तो अगर आप बताएंगे कि कैलोरी क्या चीज़ बता दी आपने यहाँ पे, तो कैलोरी जूल्स का आप जो रिलेशन यहाँ पे बताएंगे कि आपने याद रखना है 1 कैलोरी इज इक्वल टू, 1 कैलोरी जो है वो बराबर होता है बेटा 4.184 जूल्स के बराबर। 4.184 जूल्स के बराबर होती है 1 कैलोरी एनर्जी।
तो इसको हम कैलोरीज में भी मेजर करते हैं या फिर जूल्स में भी हम इसको मेजर करते हैं, हीट एनर्जी को या हीट को, ठीक है। तो जिसमें आपने रिलेशन क्या याद रखना है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, 1 कैलोरी एनर्जी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो जिस जूल्स को हम आपको मालूम है कि जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो आपने अब ध्यान करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वर्क। नेक्स्ट चीज़ क्या है जो हमने सम टर्म्स यूज्ड इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने पढ़नी है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म वो है बेटा वर्क। तो देखिए अगर मैं वर्क की बात करूं तो नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे सर वर्क इज सेड टू बी डन इफ द बॉडी दैट इज सबस्टेंस, हियर हम सबस्टेंस बॉडी की बजाय हम यहाँ सबस्टेंस प्रेफर करेंगे बोलना, इफ द बॉडी दैट इज सबस्टेंस इज डिस्प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर एक बॉडी सबस्टेंस डिस्प्लेस होती है और डिस्प्लेस पे होगी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप उसको फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है। तो चलिए ये तो पुरानी डेफिनेशन है। वर्क को हम W से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। जितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो डिस्टेंस भी आपके पास मूव हो रहा है। ऑब्जेक्ट जब सबस्टेंस आपके पास मूव करेगा, मान लीजिए ये मेरे पास एक सबस्टेंस है, मैं इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई करके इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो ये अगर यहाँ पे था, सपोज करें अगर ये चलते चलते यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, तो इसने डिस्टेंस भी तो मूव किया ना, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं फोर्स और डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम वर्क डन कहते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन कि हम कब कह सकते हैं कि व्हेन यू कैन से दैट वर्क इज डन। तो आप बताएंगे वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी दैट इज सबस्टेंस, व्हेन अ सिस्टम, सबस्टेंस की जगह पे भी आप यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, व्हेन अ सिस्टम डिस्प्लेसेस इज, व्हेन अ सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जब एक सिस्टम जो है वो डिस्प्लेस होता है, व्हेन अ सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड, कहाँ पे, इन अ डायरेक्शन ऑफ या इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है बेटा। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद आपने याद रखना है वर्क इज ऑफ टू टाइप्स। वर्क जो है बेटा ये हमारा दो तरह का होता है, वर्क इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क, एक को हम इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं और एक को हम कहते हैं मैकेनिकल वर्क। क्या कहते हैं? मैकेनिकल वर्क। देखिए इलेक्ट्रिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क जो दो टाइप्स ऑफ वर्क है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बताते हैं आपको इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है। तो आप यहाँ पे बताएंगे इलेक्ट्रिकल वर्क में, ठीक है, वर्क, और यहाँ पे आप थोड़ा इसको लिख दीजिए इलेक्ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट में इलेक्ट्रिकल वर्क। ये क्या होता है? इफ़ अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी की कुछ क्वांटिटी फ्लो हो रही है सर्किट में, तो हम बताएंगे भाई वर्क डन हो गया। इफ़ अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफ अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is flowing through a circuit, अगर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो हो रही है सर्किट से अंडर अप्लाइड ईएमएफ, अंडर अप्लाइड, आप ये डिपेंड करेगा कि जितना आपने ईएमएफ अप्लाई किया होगा, ईएमएफ का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ईएमएफ का मतलब होता है सेल पोटेंशियल, सेल वोल्टेज, कि वो उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारे पास सेल वोल्टेज कितना था और वहां से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो हो रही है सर्किट में, ठीक है, अंडर अप्लाइड ईएमएफ, अंडर अप्लाइड ईएमएफ, ओके। तो वर्क इज हैड टू बी देन इलेक्ट्रिकल वर्क। मैं एक बार फिर से इसका डेफिनेशन बताता हूँ। इफ अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट अंडर द अप्लाइड ईएमएफ, देन द वर्क इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकल वर्क। मैथमेटिकली, हम मैथमेटिकली यहाँ पर क्या दिखाएंगे? मैथमेटिकली वर्क डन electrically, that means electrical work is equal to product of EMF into quantity of electricity, quantity of electricity, और आप लिखेंगे quantity of electricity मल्टीप्लाई बाई EMF, बात एक ही है, ठीक है। दूसरे लफ्जों में आप नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मल्टीप्लाई बाई EMF ऑफ सेल, या AMF मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बात एक ही हो गई, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्क। नेक्स्ट है ये रिलेशन आपने याद रखनी है पर बेटा आपने, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड टाइप आपके पास मैकेनिकल वर्क। क्या है?
मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क। देखिए मैकेनिकल वर्क क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी नॉर्मली जनरल सेंस में डेफिनेशन दिया था, ठीक है। व्हेन अ सिस्टम वर्क इज said टू बी डन एंड वर्क इज कॉल्ड आर said टू बी अ मैकेनिकल वर्क, वही डेफिनेशन आएगी। व्हेन अ सिस्टम, क्या बता रहा हूं मैं आपको, व्हेन अ सिस्टम एंड दैट टू अंडर प्रेशर, व्हेन अ सिस्टम अंडर प्रेशर, चूंकि हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बेटा मैकेनिकल वर्क को जो है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। मैं आपको बता थोड़ा यूज कर रहा हूँ टर्म, क्योंकि जनरल डेफिनेशन तो थी वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ सबस्टेंस बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो मैं यहाँ पे फोर्स की जगह पे प्रेशर यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये इसलिए कि आपको मैं बता रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स में याद रखिए कि वर्क डन जो है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, और किस तरह से होता है मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो व्हेन अ सिस्टम अंडर प्रेशर मूव्स, ठीक है, मूव्स थ्रू सर्टेन डिस्टेंस, व्हेन अ सिस्टम अंडर प्रेशर मूव्स थ्रू certain distance, and that too in the direction of, वो भी किस में, that too in the direction of the applied force, ठीक। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसका मैथमेटिकल नोटेशन बताएं तो वो क्या आएगा हमारे पास, मैथमेटिकली यहाँ लिखेंगे आप, इट मीन्स मैथमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू मैथमेटिकली F इंटू एस। तो ये वही जनरल डेफिनेशन है ना वर्क की जो हुआ करती है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको एज ए मैकेनिकल वर्क में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने याद रखनी है, बट हाउ एवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क involved in thermodynamics is pressure volume work। जब थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो वर्क डन होता है, जो मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, जब भी कोई सिस्टम वर्क करता है तो उसे हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क से बुलाते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं दिस प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज आल्सो हियर इन थर्मोडायनेमिक्स कॉल्ड एज वर्क ऑफ एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, या फिर कहते हैं वर्क ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन या वर्क ऑफ कंप्रेशन। एक्सपेंशन का मतलब आप समझते होंगे किसी चीज़ का एक्सपैंड हो जाना, लार्ज इन साइज होना, और कंप्रेशन का मतलब हो गया किसी चीज़ का कम होना, किसी चीज़ का साइज में रिड्यूस हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मैं आपको ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होता है, जिसको हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन या वर्क ऑफ कंप्रेशन कहते हैं, इसको हम समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क बाय डूइंग एन एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी में आपको क्या करना है बेटा, एक कंटेनर लेना है, एक कंटेनर में मौजूद आपने कोई गैस ली, ठीक है, लेट्स सपोज दैट कि हमने यहाँ पे कोई गैस ली, इस गैस का यहाँ पर मान लीजिए कि इतनी स्पेस अवेलेबल होके इसने यहाँ तक वॉल्यूम बना लिया, जस्ट इमेजिन, ठीक है। आपने इसको बता दिया फटाफट से कि ये इसका वॉल्यूम V1 हो गया, ठीक। अब ज़रा ध्यान करना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसंट्रेट करना प्लीज़। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नली मैं पिस्टन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। पिस्टन आप समझते हैं, कोई चीज़ जिसको यूज़ करके आप क्या करेंगे, प्रेशर बनाएंगे दूसरी चीज़ पे। मैं ये पिस्टन जैसी चीज़ लेके अपने हाथ में ऊपर से क्या कर रहा हूँ, इसको एरो को देखे नीचे की तरफ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे पिस्टन बेटा नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये यहाँ पे कंटेनर के अंदर मौजूद गैस के जो पार्टिकल्स होंगे, जो दूर दूर फैले हुए होते हैं, जिनका आपको पता है कि पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वेरी फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अब ये दूर दूर होंगे तो पिस्टन जैसे आएगा तो ये नज़दीक आने शुरू हो जाएंगे, ये पास पास आने शुरू हो जाएंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में मतलब हो गया कि सपोज़ कीजिए ये जब ये पिस्टन आ गया तो यहाँ से ये सपोज़ करें कि अगर ये इधर पहुँच गया है तो ये पार्टिकल जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ये यहाँ नहीं है, ये आप यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक।
तो वॉल्यूम आपकी बदले में क्या हो गई है, ज़रा देखना। इस तरह से अगर हम करेंगे पिस्टन को अप्लाई, तो वॉल्यूम जो पहले यहाँ से यहाँ तक थी, अब ये वॉल्यूम रिड्यूस हो गई, अब तो ये यहाँ तक ही रह गया। अब इस गैस का वॉल्यूम कितने, स्पेस ऑक्यूपेशन कितनी रह गई, यहाँ रह गई, इतनी रह गई। ठीक है, जो आप यहाँ पे बताओ कि अगर पिस्टन यहाँ अप्लाई करते करते यहाँ पहुँचा है, तो गैस के पार्टिकल्स आपस में नज़दीक होते हुए कम स्पेस जो है वो लिए हुए हैं इस बड़ी स्पेस, बड़े वॉल्यूम के बजाय, तो इनका वॉल्यूम जो यहाँ पे रिड्यूस हो गया, लेट दिस वॉल्यूम बी V2। अब यहाँ पर देखिए कि वॉल्यूम में क्या चेंज आई है पिस्टन अप्लाई करने से। पिस्टन अप्लाई करने का मतलब हो गया प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, और जब मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरे पास वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रही। फटाफट से आपको याद आना चाहिए बॉयल्स लॉ। हाँ, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में बॉयल्स लॉ में तो पढ़ा था, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मास ऑफ गैस। क्या पढ़ा था, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो देखिए बेटा, यहाँ पे प्रेशर और मतलब प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो और वॉल्यूम बदले में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले वॉल्यूम कहाँ तक थी, यहाँ तक थी। अब गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, जब आपने प्रेशर बढ़ा दिया पिस्टन के हेल्प से, तो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, कम हो गया। क्या ये इनवर्स रिलेशन नहीं है? प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहे हो तो बदले में वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो यही बॉयल्स लॉ ने तो आपको समझाया था। लेकिन छोड़िए, हमें यहाँ भी बॉयल्स लॉ नहीं पढ़ना है। अभी हमने प्रेशर वर्क को पढ़ना है, पीवी वर्क को पढ़ना है, जो थर्मोडायनामिक्स में यूज होता है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन और कंट्रेक्शन। अब यहाँ पर मुझे बताइए, सीरियसली आप बताइए मुझे, वीडियो को पॉज करके अपने आप से पूछिए कि ये जो यहाँ पे आपको वॉल्यूम में दिख रहा है एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ, सपोज करें हम इसको सिस्टम माने हुए थे, इस कंटेनर में मौजूद गैस के साथ जो भी हम कर रहे थे हमारा सिस्टम था। अब इस सिस्टम में जो वॉल्यूम है बेटा, उसमें क्या हुआ है, ज़रा आप मुझे बता पाएंगे? वॉल्यूम तो पहले एक्सपैंडेड था, यहाँ से लेकर तो मान लीजिए यहाँ तक, इसको आपने V1 बताया था। लेकिन इस वॉल्यूम में जब वर्क डन हुआ तो वॉल्यूम तो रिड्यूस हो गया है, कंप्रेस हो गया है, यानी ये कंप्रेशन वर्क माना जाएगा। यहाँ पर रिडक्शन हुई है, रिड्यूस हुआ है वॉल्यूम हमारे सिस्टम का, हमारे इस कंटेनर में मौजूद गैस का क्या हो गया है, कंप्रेस हो गया। तो इस वर्क डन को हम कंप्रेशन वर्क बोलेंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, अब मैं इसी कंटेनर को लेके आपको दूसरी चीज समझाता हूं। तो इसको हमने वर्क ऑफ कंप्रेशन समझा, लेकिन जब मैंने पिस्टन को अप्लाई किया किस पे, इस सिस्टम पे, और इसको हम कहते हैं वर्क ऑफ, तब क्या हो गया, वर्क ऑफ कंप्रेशन। अब देखिए, अगर फिर से आप बताएंगे कि सर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अब वो उसी चीज़ को हम समझेंगे कि वॉल्यूम यहाँ से रिड्यूस होकर मान लीजिए यहाँ तक आई थी, जैसे मैंने अभी पहले वाले कंटेनर में दिखाया था। इसको मैंने V1 बताया था, इसको मैंने V2 बताया था। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे गैस इतने के बजाय यहाँ रिड्यूस होकर वॉल्यूम इतना बनाई हुई है, अब आप इसको नीचे से क्या कर रहे हैं, हीट, और पिस्टन भी आपका लगा हुआ है। ये सब कमाल पिस्टन का था कि पिस्टन ने इसका वॉल्यूम रिड्यूस करते करते इतना पहुँचाया था। अब नीचे से आप कंटेनर को हीट करते हैं। अब आप दूसरी चीज़ समझेंगे, यहाँ से आप बताएंगे कि हमने फटाफट से कंटेनर को हीटिंग पे डाल दिया और हीट किया, और हीट करेंगे तो यहाँ पर इस गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो एकदम बढ़ जाएगी। हीटिंग से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगी जो आपके पिस्टन को क्या करेगी, प्रेशर इतना बढ़ेगा अंदर पार्टिकल्स का कि इस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश लगेगा। एरो को देखिए, पिस्टन कहाँ की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे जैसे आपका पिस्टन ऊपर ऊपर चला जाएगा, जितना जितना पिस्टन ऊपर जाता रहेगा उतना तुम्हारा गैस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा। यानी अगेन हम बोल सकते हैं कि ये V1 तक फिर वापस आ सकता है अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसको हीट करेंगे। हीट करने से काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या करेगी, इस पिस्टन को वापस ले जाएगी। क्या करेगी, इस पिस्टन को वापस ले जाएगी। मतलब जो प्रेशर तुम बना रहे थे, उस प्रेशर किसकी मदद से प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, बना रहे थे आप, पिस्टन की वजह से। वो पिस्टन क्या हो रहा है, वो पिस्टन वापस जा रहा है, आप इसको वापस खींच रहे हो। जब पिस्टन वापस खींच रहे हो मतलब प्रेशर कम कर रहे हो आप, तो वॉल्यूम एकदम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम तो बढ़ जाएगी ना। बॉयल्स लॉ कहता है ना ये। तो अब जब वॉल्यूम बढ़ गई तो इसी को हम बोलेंगे एक्सपेंशन हो गई। तो वर्क डन क्या माना जाएगा यहाँ पर, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। क्या माना जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गई ना, तो वर्क डन वर्क ऑफ एक्सपेंशन यहाँ पे माना जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर आप याद रखोगे कि अकॉर्डिंग टू सम साइन कन्वेंशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, नो स्टार पॉइंट दे दो, तो यहाँ लिखोगे आप वर्क डन W
को हम मानते हैं पॉजिटिव। वर्क इज सेड टू बी, हम वर्क को पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। कब? पॉजिटिव साइन से कब समझते हैं वर्क को? इफ वर्क इज डन, अगर वर्क जो है वो हो रहा हो ऑन द सिस्टम, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब ये ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम वर्क मैंने आपको समझाना है, लेकिन पहले ये साइन कन्वेंशन आप नोट कीजिए। वर्क को आप पॉजिटिव बोल सकते हो अगर वर्क डन जो है वो सिस्टम पे हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और दूसरा साइन कन्वेंशन आप याद रखेंगे, दिस वर्क इज टेकन एज नेगेटिव आल्सो, इस वर्क को हम नेगेटिव भी बोलते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है? इफ, शर्त क्या है? इफ वर्क इज डन, अगर वर्क हो रहा है किससे? बाय द सिस्टम से। किससे हो रहा है? बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, सॉरी, अगर वर्क सिस्टम कर रहा है, अगर वर्क सिस्टम से हो रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम को हम नेगेटिव साइन से यहाँ पर रिज्यूम करते हैं। अब आपको यहाँ पे समझाना है वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या है, जरा ध्यान करिए। ये जो दोनों कंटेनर्स की तरफ जाइए जो मैंने अभी बनाए थे, जब मैंने वर्क ऑफ कंप्रेशन वर्क ऑफ एक्सपेंशन आपको दिखाया, जो ये पहला वाला था बेटा, पहला वाला वर्क ऑफ कंप्रेशन, जहाँ पे मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने वहाँ पर बताया था कि मान लीजिए ये गैस ने वॉल्यूम इतना बना दिया है, इसमें कंटेनर में आपने गैस ली, इतना वॉल्यूम V1 आ गया, पिस्टन अप्लाई करिए आपने, पिस्टन को जब नीचे की तरफ लाया आपने तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गई थी, याद आया होगा आपको, अभी बताया था मैंने, डिक्रीज वॉल्यूम यहाँ तक हो गई। तो अब यहाँ पर मुझे बताइए कि यहाँ पे देखो, ये तो सिस्टम हमारा क्या था, आप पहले सिस्टम को पहचाने। सिस्टम हमारा कंटेनर था, कंटेनर में मौजूद हमारी गैस थी, आप एक्सटर्नली यहाँ पर पिस्टन को ला रहे हो और इस सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हो। पिस्टन आके आपके सिस्टम पे वर्क कर रहा है, दिस वर्क इज सेड टू बी डन ऑन द सिस्टम, दिस काइंड ऑफ वर्क इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसको हम बोलेंगे वर्क सिस्टम पे आके हो रहा है। कौन कर रहा है? ये तुम्हारा पिस्टन वर्क करवा रहा है यहाँ पे, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे? वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब जब मैंने इसी कंटेनर को जब मैंने दूसरी डायग्राम में आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने वहाँ पे बताया कि चलिए अब हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन को समझते हैं। मैंने कहा कि इसको हीट कीजिए नीचे से, जैसे आप हीट अप करेंगे इसको बर्नर से तो आपका पिस्टन जो है वो क्या करेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ये मूव होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से गैस का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब गैस का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो गैस कंटेनर में मौजूद है तो आपका सिस्टम था, इसका मतलब यहाँ पर ये गैस का जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वर्क डन होगा, तो हम इस वर्क डन को वर्क ऑफ एक्सपेंशन तो बोलेंगे, लेकिन वर्क कर कौन रहा है? वर्क हमारा सिस्टम कर रहा है इस वक्त, हमारे गैस के पार्टिकल जो है उनका मॉलिक्यूल, उसका उनका वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, समझा रही है आपको बात? तो हम इसको बोलेंगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम। याद रखें आप इस चीज को बेटा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब मैंने जो साइन कन्वेंशंस बताई अभी आपको, वर्क इज टेकन एज पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क हम समझते हैं जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, और वर्क डन होता है नेगेटिव जब वर्क डन को हम नेगेटिव समझते हैं इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपने याद रखनी। तो चलिए मैं थोड़ा प्रेशर वॉल्यूम वर्क को कंप्लीट करता हूँ। अब हम मैथमेटिकली इस चीज़ को बताएंगे। नाउ मैथमेटिकली दिस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है, यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स इज, मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ मैकेनिकल वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टू डिस्टेंस, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में इसको मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में, W इज इक्वल टू, मैं फोर्स की जगह पे बेटा प्रेशर लिखूंगा, और प्रेशर को मैं लिखूंगा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स पर एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और मल्टीप्लाई बाय ये जो आपका डिस्टेंस है। जनरली आपको यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल्स अभी दो डायग्राम्स की बताई, वर्क ऑफ एक्सपेंशन वर्क ऑफ कंप्रेशन में, वहाँ पर मैंने आपको वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम इतना था यहाँ से नीचे आ गया, तो ये जो यहाँ पर डिस्टेंस मूव हो रहा है, मतलब इसको मैंने किस हिसाब से किस वजह से लिया है, मैंने वॉल्यूम बताया, वॉल्यूम इंक्रीज हुई, वॉल्यूम डिक्रीज हुई, इस चीज़ से समझाया। तो यहाँ पर जब पिस्टन अप्लाई नीचे किया था वॉल्यूम डिक्रीज हो गई थी, तो उस डिस्टेंस को मैं यहाँ पे एस को यहाँ पे मैं थर्मोडायनेमिक्स में वॉल्यूम से समझूंगा, इसकी जगह मैं वॉल्यूम लिखूंगा। फिर जब आपने नीचे से इसको हीट अप किया था, पिस्टन ऊपर की तरफ आ गया था, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई थी, वॉल्यूम फिर गैस की वॉल्यूम फिर इंक्रीज हो गई थी, तो इसको हम इस डिस्टेंस को यहाँ पे हम वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, ये कहने का मतलब है। तो कितना हो गया ये हो गया आपका W इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया इनटू V, विच इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया को हम प्रेशर बोलते हैं, और V तो हमारा वॉल्यूम है, तो विच इज इक्वल टू, मैं इसको लिखूं कि वर्क इक्वल्स टू, ठीक है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम,
अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी को मैं फर्दर लिखूंगा, दिस इम्प्लाइज W वर्क इज इक्वल टू P, और इसको लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं इसको मैं लिखूंगा डेल्टा V। क्या लिखूंगा? P डेल्टा V। आप मुझे यहाँ से पूछना शुरू करेंगे, सर आपने कैसे लिख दिया ये? देखो, इसका मतलब हो गया कि हमारा जो भी ये सिस्टम है, वर्क डन ऑन दिस सिस्टम बाय दिस सिस्टम का जो एक केस होगा हमारे पास, उसमें हम जितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे सिस्टम पे, सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वो प्रेशर हम कांस्टेंट मेंटेन रखेंगे। P हियर इज कांस्टेंट, तो चेंज इंक्रीज या डिक्रीज किसका बनेगा? आपका वॉल्यूम। जैसे मैंने अभी वर्क ऑफ एक्सपेंशन और वर्क ऑफ कंप्रेशन में दिखा दिया, चेंज क्या हो रहा है भाई? चेंज तो वॉल्यूम हो रहा है ना। प्रेशर अप्लाई करोगे, कितना अप्लाई थ्रू आउट रख दिया आपने, मान लो जो कुछ उसका वैल्यू था, तो लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गया ना। पहले जितना वॉल्यूम था वो जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, फिर वॉल्यूम कम हो गई, तो ये तो चेंज है। फिर जब आपने वापस उसको हीट किया, पहले वॉल्यूम कम थी, फिर वॉल्यूम ज़्यादा हो गई, ये तो इंक्रीज डिक्रीज तो है, ये तो चेंज है वॉल्यूम में, तो उसको मैं डेल्टा वी से मैथमेटिकली लिखता हूँ। तो ये रिलेशन आपने याद रखनी है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क में वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अब आपसे क्वेश्चन पूछूं, वीडियो पॉज करना, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर आंसर देखना। यहाँ क्वेश्चन है, मुझे बताओ वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज इक्वल टू, जब पी डेल्टा वी आ ही गया, तो यहाँ पर बताओ क्या मैं इसको अगर बताऊं कि पॉजिटिव, इफ वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, तो मैं इस रिलेशन को क्या लिखूंगा? इसको मैं एज सच ऐसे लिखूंगा, या फिर जिस बच्चे को समझ नहीं आएगी वो बोलेगा सर इसको लिखेंगे पॉजिटिव से। वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, सर अभी आपने बताया पॉजिटिव हो रहा है, हम उसको पॉजिटिव साइन से लिखते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू प्लस पी डेल्टा वी। अगर तुम प्लस ना भी लिखोगे ना, तो भी ये प्लस ही है, ठीक है। हाँ, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम को लिखना पड़ेगा यहाँ पर, वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी के साथ यहाँ माइनस लिखेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम को क्या लिखेंगे? इट इज डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन, और यहाँ रिलेशन बनेगी W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। जब भी आपके पास ये दो रिलेशन होंगे, अगर W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी है, आपको पहचान होनी चाहिए, दिस वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड इट इज कॉल्ड वर्क ऑफ। जब सिस्टम वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं? वीडियो को पॉज कीजिए, पूछिए अपने आप से, वर्क ऑफ एक्सपेंशन कहते हैं। वॉल्यूम एक्सपेंड होता है ना तब गैस का, तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन। और जब हमारे पास क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, तब वॉल्यूम डिक्रीज होती है, उसको हम कहते हैं वर्क ऑफ कंप्रेशन, और उसके केस में हमारे पास ये पॉजिटिव होता है। इस तरह से लिखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा इतना ही पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई हैं इन बेसिक टर्म्स में जो यूज़ होती हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले। तो उसमें हमने इंटरनल एनर्जी डिस्कस की, उसमें हमने हीट या हीट एनर्जी डिस्कस की, और वर्क हमने डिस्कस किया। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन आपसे फाइनली मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक करना भी ना भूलिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।